हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का भी स्वागत है कॉमर्स स्ट्रीम में जो कि आपने ऑप्ट करी है। और बहुत बढ़िया स्ट्रीम है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और उसी स्ट्रीम का मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं आज आपके लिए मेरी फर्स्ट वीडियो में, गवर्नमेंट बजट। अगर वेटेज की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में 4 to 6 मार्क इसकी वेटेज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है चैप्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बजट क्या है। So it is a financial statement showing estimated receipts and estimated expenditure of the government during the fiscal year। यानी कि आपने बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग चैप्टर पढ़ा होगा, तो बजट क्या है उसके अंदर भी है। बजट क्या है? एक प्लान है। और प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन। तो उसी अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड लिख रहे हैं कि एक साल में सरकार किन किन जगहों से पैसा कलेक्ट करेगी, इकट्ठा करेगी, और किन किन जगहों पे पैसा खर्च करेगी। वो स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बजट। क्योंकि हम यहाँ पे सरकार की बात कर रहे हैं इसीलिए गवर्नमेंट बजट। लेकिन बजट ऐसा नहीं है सिर्फ सरकार बनाती है, हम लोग भी बनाते हैं, हमारे घर में भी बनाते हैं। तो बजट क्या है? सिर्फ पैसा आना और पैसे के जाने को लेके एक स्टेटमेंट हम बना लेते हैं ताकि हम प्लानिंग करें कि हमें किस तरीके से आगे फ्यूचर में चलना है। It is presented in Parliament for the approval on the first week of February every year। तो फरवरी जब आता है हमारे न्यूज चैनल ऑन हो जाते हैं कि बजट आने वाला है या बजट आ गया आज। कहीं भी मार्केट में जाओ, बिजनेसमैन से बात करो, हमारे घर में बात करो कि इस बार हमारे लिए बजट में क्या है। तो वो जो बजट में बातें होती हैं वो इसी बजट के बारे में है। यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में पार्लियामेंट में उसी बजट को अप्रूवल के लिए लेकर आया जाता है। और वो लेके कौन आता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है करंट ईयर के। नेक्स्ट, द वर्ड बजट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुगेट विच मीन्स अ लेदर बैग। अगर हम इस वर्ड की बात करें कि बजट शब्द कहां से आया, तो वो एक फ्रेंच वर्ड है बुगेट। बुगेट का मतलब होता है एक लेदर का बैग। और अब हमारा जो बजट है वो पूरा डिजिटलाइज हो चुका है। नहीं तो पहले एक रेड कलर के एक बैग में उसको लेकर आया जाता था। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो लेकर आते हैं पार्लियामेंट में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब बजट का एक और नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पूरे साल की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट is stated in आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक नई बात है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 यानी कि 112 में इसे मेंशन किया गया, इसे स्टेट किया गया है कि हर साल एक सरकार अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक के आगे प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में। द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट, जो कि हमारे सिलेबस में है। यानी कि जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है, बट हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट सिर्फ बजट से रिलेटेड, यानी कि ये बजट क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में जो एक इंट्रोडक्शन है वो आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स का मतलब कि गवर्नमेंट बजट तो अभी हम बात कर ली, हमने पूरा समझ लिया क्या होता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमने बात करी थी रिसीट्स हैं, एक्सपेंडिचर है। अब वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की कौन कौन सी रिसीट्स होती है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बजट को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है, एक तो रिवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। तो सबसे पहले हम रिवेन्यू बजट की बात करते हैं। तो रिवेन्यू बजट को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिवेन्यू रिसीट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप जब घर पे आप पढ़ाई करेंगे या रिवीजन करेंगे तो आप इस फ्लो चार्ट से ही, जो मैंने बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे बनाया है, उसी से पढ़ना है आपको, तो ज्यादा अच्छे से याद भी होगा और समझ में भी आएगा। तो रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजैक्शंस रेकरिंग इन नेचर होती है, रेकरिंग यानी कि रिपीटिंग इन नेचर, यानी कि मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, डेली बेसिस पे जो आप ट्रांजैक्शंस करते हो उसको रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन कहते हैं। और दूसरा है हमारा कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन नॉन रेकरिंग इन नेचर होती है, मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको करनी ही करनी है या होगी ही होगी। तो रिवेन्यू बजट को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट किया, रिवेन्यू रिसीट। अब आप ये इस तरीके से सोचो कि रिवेन्यू रिसीट यानी पैसा आ रहा है, रेगुलर पैसा आ रहा है, रेकरिंग नेचर पे पैसा आ रहा है। अब
उस पैसे से आने पे कोई भी लायबिलिटी और एसेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पैसा तो आ रहा है लेकिन उस पैसे के आने की वजह से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी का बर्डन नहीं आ रहा, ना ही हमारे एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। फर्दर उसको सेग्रीगेट किया है हमने दो पार्ट्स में, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट में। अब टैक्स रिसीट क्या है? टैक्स जो आपको पता ही है कंपलसरी पेमेंट है जो हम लोग गवर्नमेंट को करते हैं। यहां उसी टैक्स की बात हो रही है। टैक्स में भी दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जिसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो टैक्स अगर मेरे ऊपर इंपोज हुआ है तो उसको पे करने की लायबिलिटी भी मेरे सर पर ही है, मैं उसको कहीं पे शिफ्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, चाहे वो सैलरी इनकम है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, चाहे मुझे कहीं से कैपिटल गेन हुआ है, तो ये सारी जो इनकम है उस पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो मेरी बनेगी, और ये सरकार के लिए क्या है? रिवेन्यू रिसीट है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो, जैसे सेल्स टैक्स, वैट वगैरह। ये लगता प्रोड्यूसर्स पे है जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसको पे कौन करते हैं? कंज्यूमर करते हैं, हम लोग करते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोनों जो टैक्स पेमेंट है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवेन्यू रिसीट है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी और एसेट पे फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा नॉन टैक्स रिसीट्स। अब नॉन टैक्स यानी टैक्स के अलावा भी कुछ रिसीट ऐसी हैं जिससे लायबिलिटी और एसेट पे फर्क नहीं पड़ता, जैसे फीस। आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हो, लाइसेंस फी पे करते हो, तो यहां उसी फीस की बात हो रही है। पासपोर्ट बनवाने गए, वहां पे फीस दी, लाइसेंस बनाने गए, वहां पे फीस दी, तो ये सारी गवर्नमेंट की रिसीट्स है, रिवेन्यू है। दूसरा फाइन्स, आपने लॉ ब्रेक करा, कोई भी रेड लाइट क्रॉस कर दी या ट्रैफिक चालान वगैरह हो गए, यहाँ पे उन फाइन्स की आपकी बात हो रही है। दूसरा गिफ्ट्स। गिफ्ट्स भी जब हमारी गवर्नमेंट को मिलते हैं, कहीं फॉरेन कोई प्राइम मिनिस्टर आए या कोई भी आया तो उन्होंने कुछ गिफ्ट किया, तो डोनेशन वगैरह, वो सब भी सरकार की रिवेन्यू रिसीट है। अब जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, आपके दिमाग में सीधा ये चलना चाहिए कि भाई इससे एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और वीडियो के एंड में मैं जरूर ये बताऊंगा कि इस पे से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ आपको उसको फटाफट 2 स्टेप में आपको कैसे उसका आंसर निकालना है, तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ किस इंटरेस्ट की बात हो रही है? यानी कि गवर्नमेंट ने अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया है, उस पे से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो सरकार के लिए रिवेन्यू रिसीट है। और लास्ट है एसीट। एसीट क्या होता है कि जब कोई इंसान अपनी विल लिखे बिना अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, उसको हम एसीट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा रिवेन्यू रिसीट का। नेक्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो सरकार के लिए रेगुलर खर्चे हैं। ठीक है, वो कौन से हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट नीदर क्रिएट एसेट, क्योंकि खर्चा तो हो रहा है बट उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ना ही उससे मेरी कोई लायबिलिटी कम हो रही है, बट खर्चा तो हो रहा है। जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसा तो नहीं है सरकार लोन देती है, सरकार कभी कभी लोन लेती भी है, तो उस लोन पे जब सरकार को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो आता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी ऑफिस एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उसमें जो खर्चा आता है वो भी सरकार के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज, जो सब्सिडी सरकार हमें देती है वो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसमें एक और आ सकता है सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सरकार सैलरी दे रही है वो भी उसके लिए एक्सपेंडिचर है। और कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल बजट के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो भी प्लीज जो डाउट्स वगैरह हो वो प्लीज आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, और मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करना, वहां पे भी आप अपने डाउट्स को मुझे डीएम करके क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल बजट। कैपिटल बजट को भी हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे ही मेरे दिमाग में कैपिटल आ गया, कैपिटल का मतलब लायबिलिटी और एसेट, यानी कि कहीं ना कहीं लायबिलिटी से और एसेट से रिलेट तो करेगा। तो कैपिटल रिसीट यानी पैसा आ रहा है बट अपने साथ साथ लायबिलिटी भी लेकर आ रहा है,
या फिर आपके एसेट को लेकर जा रहा है। इट ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग, सरकार जब बोरो करती है तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या है, सरकार के लिए कैपिटल रिसीट है। और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने जो शेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स हैं, सरकार बेच देती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बेसिकली अपने एसेट को बेचना, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो आपका आएगा कैपिटल रिसीट में। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा, देखो मैंने रेकरिंग और नॉन रेकरिंग बोला था, यहां पे अगर आप ध्यान दो तो ये रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन है, लेकिन आप यहां पे देखोगे ये सरकार का या किसी का भी डेली बेसिस का काम नहीं है कि बोरो कर रहे हो डेली या वीकली, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इट ईदर क्रिएट एसेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार खर्चा कर रही है लेकिन उस खर्चे से या तो सरकार का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या फिर उसकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल परचेज और एक्विजिशन ऑफ एसेट, अगर सरकार एसेट परचेज कर रही है या फिर जो लोन यहां पर लिया था अगर उसकी लोन की रीपेमेंट कर रही है तो वो एक्सपेंडिचर है, लोन को रीपे करना। और वो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन से सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी बजट आपने समझा इससे पहले। अब हमने यहां पे देखा कि हमने बजट को किन किन पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है, मेनली रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में किया है, और वो भी दो, रेवेन्यू और कैपिटल। आई होप आपको ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं बता रहा था आपको कि अब इसका आंसर कैसे करना है। सपोज जैसे अगर डायरेक्टली आपसे यहां से पूछ लिया कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट, वो तो आप डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे, बट सबसे पहले आपको ये सोचना है कि वो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, क्योंकि आप पहले ये क्लियर करो कि जो ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है वो रिसीट की है या फिर एक्सपेंडिचर की है। एक बार अगर वो क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट आपको क्या सोचना है कि वो कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। तो दो स्टेप में आपको आंसर करना है। पहले ये डिसाइड कर लो कि वो रिसीट है या एक्सपेंडिचर है। जब एक बार वो डिसाइड हो गया, फिर वो डिसाइड करो कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि लोन टेकन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब लोन है तो लोन आपको पता है क्या है, बोरोइंग है। तो सबसे पहले लोन टेकन यानी पैसा तो आ रहा है, तो मैंने ये सोच लिया कि भाई वो रिसीट है। अब वो रिसीट से क्या मेरे एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है? हाँ पड़ रहा है। सरकार की लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल रिसीट। ठीक है। या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने परचेज करे 5 जेसीबी मशीन फ्रॉम चाइना, तो अब वो परचेज करा, अब पैसा तो गया ना, एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंडिचर है, मैंने ये डिसाइड कर लिया। अब एक्सपेंडिचर मेरे दो हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर कैपिटल और रेवेन्यू। तो मुझे अब ये डिसाइड करना है क्या उससे मेरे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है। तो जी हाँ, आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, तो परचेज ऑफ एसेट। ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम रशिया बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब यहां पे बात किसकी हो रही है, फोकस किस पे है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे। यहां पे लोन पे फोकस नहीं है, यहां पे क्या पे कर रहे हो आप, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसको, रशिया की गवर्नमेंट से हमने लोन लिया था, उस पे आपने इंटरेस्ट पे किया। अब पे करना है एक्सपेंडिचर, तो मुझे पता है कि या तो कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा। क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन है? जी हाँ, आप रेकरिंग नेचर पे, मतलब रेकरिंग रिपीटिंग बेसिस पे आप ये खर्चा करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। तो इस तरीके से आपको दो स्टेप में आपको अपना फाइनल आंसर देना है। आई होप आपको ये आधा पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए आपको वेट होगा शायद से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ अब इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी अगर मुझे चेंजेस करने हैं, क्योंकि जैसा कि ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, मैं वो चीज़ें ज़रूर कंसिडर करूँगा। प्लीज़ फ्री टू शेयर। और ये था बजट, और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
थैंक यू, गुड बाय। और इसको रिवाइज कर लेना और इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मेरी वीडियो आप देखो, हाथ में पेन और रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए। जो जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वीडियो को पॉज करो और इसके नोट्स आप ज़रूर बनाओ। और जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो, कोई बुक अच्छी या बुरी नहीं है, सारी बुक अच्छी हैं। जो बुक आपका स्कूल रेफर कर रहा है, आप उससे इसको इन डिटेल ज़रूर पढ़ो ताकि आपको क्लैरिटी और आ जाए। थैंक यू।